हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे जो ना सिर्फ यूपीएससी के लिए बल्कि दुनिया की जलवायु को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अटलांटिक महासागर की महासागरीय धाराओं की। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिरकार ओशन करंट्स होती क्या हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए। सवाल ये है कि आखिरकार समुद्र का पानी तो हर जगह एक सा होता है ना, तो फिर एक जगह गर्म और दूसरी जगह ठंडा क्यों होता है? बस इसका जवाब छिपा है ओशन करेंट्स में। सबसे पहले हम समझते हैं कि ओशन करेंट्स या महासागरीय जलधाराएं होती क्या हैं। तो अगर सीधी भाषा में कहें तो जलधाराएं समुद्र के भीतर बहने वाली पानी की नदियां होती हैं जो लगातार एक दिशा में बहुत बड़े बड़े इलाकों में बहती हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कंटिन्यूसली एक ही दिशा में बहती हैं। इनमें से कुछ गर्म होती हैं जिन्हें हम वार्म करंट्स कहते हैं और कुछ ठंडी होती हैं जिन्हें हम कोल्ड करंट्स कहते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है समझना कि वार्म करंट्स वो वाली करंट्स होती हैं जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से ठंडे इलाकों की ओर बहती हैं, मतलब पोल्स की ओर। और कोल्ड करंट्स वो होती हैं जो पोल्स से इक्वेटर की तरफ या फिर नीचे गर्म क्षेत्रों की ओर बहती हैं। अब थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये धाराएं बनती क्यों हैं। चूँकि ये वीडियो अटलांटिक ओशन की जलधाराओं को समर्पित है तो हम इसमें थोड़ा सा ये समझेंगे कि आखिरकार जलधाराएं बनती क्यों हैं। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे बट थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं ऊपर ऊपर से कि आखिरकार कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जलधाराएं बनती हैं। तो पहला कारण है पृथ्वी का घूर्णन या फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखिए, पृथ्वी के घूमने की वजह से जलधाराएं एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर बहती हैं। दूसरा कारण है विंड्स या फिर हवाएं, और हवाओं में भी खास करके ट्रेड विंड्स या फिर वेस्टलीज की वजह से जलधाराएं बनती हैं। लगातार हवाओं के बहने की वजह से समुद्र की सतह पर घर्षण होता है जिसकी वजह से जलधाराओं का निर्माण होता है। तीसरा कारण है तापमान का अंतर या फिर डिफरेंस इन टेम्परेचर, और चौथा कारण है सैलिनिटी या फिर लवणता, और अंत में पांचवा कारण है समुद्र की आकृति या फिर शेप ऑफ द ओशन फ्लोर। देखिए, शेप की वजह से क्या होता है कि इनका डायरेक्शन डिटरमाइन होता है या फिर इनका दिशा निर्धारित की जाती है कि ये किस दिशा में बहेंगी। तो इन सभी कारणों की वजह से समुद्र का पानी लगातार घूमता रहता है और यही बनती हैं शक्तिशाली महासागरीय धाराएं। चूँकि आज हम इस वीडियो में अटलांटिक ओशन की जलधाराओं के बारे में जान रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम थोड़ा सा अटलांटिक ओशन या फिर अटलांटिक महासागर को जान लें। दोस्तों, अटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है। यह है उत्तर और दक्षिण अमेरिका और ये है यूरोप और अफ्रीका। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसका आकार एस जैसा होता है और इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, उत्तर अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, और साउथ अटलांटिक या फिर दक्षिण अटलांटिक। जलधाराओं को पढ़ने के लिए हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम नॉर्थ अटलांटिक की जलधाराओं को पढ़ते हैं और उसके बाद हम साउथ अटलांटिक की जलधाराओं को। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्थ अटलांटिक की जलधाराओं से। नॉर्थ अटलांटिक में सबसे पहली जो जलधारा है वो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यानी उत्तर भूमध्य धारा। यह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर लगभग 10 से 20 अक्षांश के बीच बहती हैं। इसका मुख्य कारण है ट्रेड विंड्स जो लगातार पूर्व से पश्चिम बहती हैं। तो ये धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट से निकलकर कैरिबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी की ओर बहती हैं। दोस्तों, इस जलधारा के कारण पश्चिमी अटलांटिक के द्वीपों और तटीय इलाकों में गर्मी और नमी अधिक रहती है, इसलिए वहाँ की जलवायु ट्रॉपिकल रहती है जहाँ पर साल भर बारिश होती है। दोस्तों, इक्वेटोरियल क्लाइमेट वो होता है जहाँ पर साल में 10 से 11 महीने लगातार बारिश होती है। यहाँ पर हमेशा गर्मी और नमी बनी रहती है। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान दें तो यही जलधारा साउथ अमेरिका के तटीय इलाकों से टकराकर उत्तर की ओर कैरिबियन सी की ओर चली जाती हैं। फिर बाद में ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में बहते हुए और फ्लोरिडा से बहते हुए प्रवाहित होती हैं उत्तर की ओर। चूँकि नॉर्थ अमेरिका के इस क्षेत्र को फ्लोरिडा बोलते हैं, इस वजह से
यहाँ पर जो धारा बहती हैं उसको फ्लोरिडा करंट कहते हैं। यही फ्लोरिडा करंट आगे चलकर गल्फ स्ट्रीम कहलाती हैं, जो कि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ओशन करंट है। दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम को समुद्र की नदी भी कहते हैं, क्योंकि यह इतनी शक्तिशाली है कि हर सेकंड अरबों लीटर पानी बहा देती है। जब यह धारा न्यूफाउंडलैंड तक पहुंचती है तो वहां से मुड़कर यूरोप की ओर बहती है। दोस्तों, इस द्वीप को न्यूफाउंडलैंड कहते हैं। इस जलधारा की गति बहुत तेज होती है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस तक। आगे चलकर यही जलधारा पूर्व की ओर बहती हैं और इसी जलधारा को नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। दोस्तों, इसी जलधारा की वजह से ब्रिटेन, नॉर्वे और फ्रांस जैसे देशों में सर्दियां इतनी ठंडी नहीं होती हैं। चूँकि ये जलधारा गर्म है, इसकी वजह से यहाँ पर ठंडों में बर्फ़ भी नहीं जमती है, और ब्रिटेन और नॉर्वे के बंदरगाह हमेशा साल के 12 महीने सक्रिय रहते हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि ब्रिटेन के लोग सर्दियों में भी खेती कर पाते हैं, जबकि कनाडा का वही अक्षांश बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप अब तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। दोस्तों, यही जलधारा जो कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, वो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक उत्तर की ओर बहती है और एक दक्षिण की ओर। जो धारा दक्षिण की ओर बहती है उसे कैनेडी करंट कहते हैं। चूँकि ये धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है या फिर पोल्स से इक्वेटर की तरफ बह रही है, तो ये ठंडी जलधारा होगी। यह जलधारा अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट के साथ दक्षिण दिशा में बहती है। यह धारा अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों को ठंडा और शुष्क बनाती है, और इसी के कारण बनता है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा डेजर्ट। दोस्तों, ठंडी धाराओं का एक और कमाल होता है कि ये पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, इसलिए कनारी करंट के पास मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और अंत में यही कनारी करंट नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट से मिल जाती हैं और एक सर्कुलर गायर बनाती हैं। दोस्तों, गायर एक बड़ा सा धाराओं का गोल चक्र होता है जो कि सभी समुद्रों में बनता है। ठीक है, तो अब तक हमने उत्तरी अटलांटिक महासागर की लगभग सारी जलधाराओं को देख लिया है। हमने देखा है कि नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये तीनों गर्म जलधाराएं हैं। कैनरी करंट जो कि ठंडी जलधारा है। अब अंत में बचती है एक बहुत ही जरूरी ठंडी जलधारा जिसका नाम है लेब्राडोर करंट। दोस्तों, ये जलधारा कनाडा के लेब्राडोर क्षेत्र से बहती है और दक्षिण की ओर जाती है। न्यूफाउंडलैंड के पास यह गर्म गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती हैं, और जब गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो क्या बनता है? घना कोहरा। इसीलिए दोस्तों, न्यूफाउंडलैंड का यह इलाका दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फिशिंग ग्राउंड है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा मछलियाँ यहीं पकड़ी जाती हैं और इसे ग्रैंड बैंक कहते हैं। दोस्तों, आई होप अब तक आपको समझ में आया होगा। हम उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को पढ़ चुके हैं। चलिए अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को देखते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखना है कि जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो जलधाराएं बहती हैं वो घड़ी के सुई के अनुसार बहती हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहती हैं, जबकि साउथ अटलांटिक ओशन की जलधाराएं घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। तो साउथ अटलांटिक ओशन में या फिर दक्षिणी अटलांटिक ओशन में सबसे महत्वपूर्ण जलधारा है साउथ इक्वेटोरियल करंट। जिस प्रकार नॉर्थ अटलांटिक ओशन में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट थी, उसी प्रकार साउथ अटलांटिक ओशन में साउथ इक्वेटोरियल करंट है। यह धारा भूमध्य रेखा के दक्षिण में बहती है। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका तक जाती हैं। दोस्तों, जब ये दक्षिण अमेरिका से टकराती हैं तो 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक ऊपर जाकर नॉर्थ अटलांटिक सिस्टम में शामिल हो जाता है और दूसरा नीचे जाकर ब्राज़ीलियन करंट बन जाती हैं। तो जब ये साउथ की तरफ जाती हैं तो यहाँ से ये ब्राज़ील करंट कहलाती हैं। चूँकि ये भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ जा रही हैं तो इसीलिए ये गर्म जलधारा होगी। ब्राज़ील करंट दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं और इसकी वजह से यहाँ के तट या फिर तटवर्तीय इलाके गर्म और नम रहते हैं। दोस्तों, इसकी वजह से यहाँ खेती, बारिश और जलवायु भी प्रभावित होती हैं। अगर आपने ब्राज़ील की ट्रॉपिकल ग्रीनरी देखी होगी तो इसमें इस जलधारा का बड़ा हाथ है। अब आती है हमारी अगली जलधारा जिसे साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ये जलधारा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और लगभग 40 से 50 दक्षिणी अक्षांश के बीच बहती हैं।
ठीक है, तो हमारी अगली जलधारा है बेंगुएला करंट, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। चूँकि ये दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही हैं तो ये ठंडी जलधारा हैं और ये अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट के साथ ऊपर की ओर बहती हैं। और जिस प्रकार कैनरी करंट के कारण सहारा डेजर्ट बना है, इसी प्रकार इस करंट के कारण नामीब डेजर्ट बना है, जो कि नामीबिया देश में है। दोस्तों, यही बेंगुएला करंट आगे चलकर साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट में मिल जाती हैं और एक गायर का निर्माण करती हैं। दोस्तों, अगर आप फिर से ध्यान दें तो उत्तर अटलांटिक की धाराएं घड़ी की दिशा की ओर बहती हैं और दक्षिण अटलांटिक की धाराएं घड़ी की विपरीत दिशा में बहती हैं। यही दोनों मिलकर बनाते हैं नॉर्थ अटलांटिक गायर और साउथ अटलांटिक गायर। ये दोनों गायर पूरे अटलांटिक महासागर के तापमान, नमी और ऊर्जा को संतुलित बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं सिर्फ पानी नहीं बहा रही हैं, बल्कि ये पूरे महासागर और महाद्वीपों का भविष्य बदल रही हैं। गल्फ स्ट्रीम यूरोप को जीवन देती हैं, कैनरी और बेंगुएला मरुस्थल बनाती हैं और साथ ही इनके मिलने से बनता है यह अद्वितीय संतुलन जो हमारी पृथ्वी को जिंदा रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि ओशन करेंट्स आर दी हार्ट बीट ऑफ आवर प्लानट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार हम अगले महासागरों अर्थात प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को भी कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।